नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का जो टेस्ट पेपर है, उसी को ही आज की वीडियो में हमें सोल्व करना है। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल पास पास होना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में अपना करने वाले हैं या फिर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसी को मैं पढ़ रहा हूं। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से लिया गया है। ठीक है, जो विद्या प्रकाशन द्वारा पेपर दिए जाते हैं उसी का एक सैंपल पेपर है, उसी को हम आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा पहले। ये जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इसमें क्या दिया है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक विकल्प के 4 खंड दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, क्या है क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है। ठीक है, और इसके ऑप्शन आप यहीं से सुनिएगा। ग्रेफाइट है ऑप्शन नंबर ए आयनिक ठोस, बी धात्विक ठोस, और तीसरे नंबर में दिया है सहसंयोजी ठोस, और चौथे में दिया है आणविक ठोस। तो हमारा जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूं क्या का जो दे रखा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट क्या होता है, क्या सहसंयोजी ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस। और इसी के साथ ही साथ एक बात आप और जान लीजिएगा कि सहसंयोजी ठोस को हम नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। ठीक है, अभिकर्मक की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर किसी बच्चे ने देखा होगा कि हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ होता है, और वास्तव में ये भी एक तरह से हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया भी कही जा सकती है। तो एमाइडो से एमीन को जब हम बनाते हैं, जैसे एथिलेमीन या फिर मेथिलेमीन या फिर कोई बेंजीन से संबंधित एमीन हो, ठीक है, जैसे एनिलीन हो, तो इसमें कहीं ना कहीं हम बात करते हैं क्या, ब्रोमीन की और KOH की बात करते हैं क्या, बताइए। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें रखा है ब्रोमीन और KOH, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। न्यूनतम हिमांक की यहां पर बात हो रही है दोस्तों, न्यूनतम हिमांक यानी कि सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से किस सॉल्यूशन का है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोडियम क्लोराइड, और सेकंड पॉइंट में दिया है पोटेशियम सल्फेट, और थर्ड ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज, और चौथे में दिया है यूरिया। तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो 4 ऑप्शन है उनमें ग्लूकोज जो है वो सबसे अलग मैच कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज के जो अणु होते हैं कहीं ना कहीं भैया ये न्यूनतम हिमांक वाले होते हैं क्या। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, यूरिया है, इनके कहीं ना कहीं जो अणु होते हैं, इनकी जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है वो ग्लूकोज की तुलना में काफी बड़ी होती है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ग्लूकोज को आपको ठंडा करना है, बर्फ में बदलना है, तो बहुत ज्यादा जो है ठंडा करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है ग्लूकोज के साथ चला जाएगा, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज, इसका जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना उसको आप ऐसे कर लीजिएगा, जो हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे उसको मैं यहाँ पर जो है बोर्ड पर पूरा करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ऐसे ही काम चला लीजिए, सुन लीजिएगा केवल। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को केवल सुनकर ही हल करिएगा। इसके बाद घ में दे रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता भी होगा प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, इनके मात्रक आपको जो है ऑलरेडी याद होने चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है लीटर प्रति सेकंड, दूसरे में दिया है लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और फिर प्रति भी दे दिया, और तीसरे ऑप्शन में दिया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और चौथे ऑप्शन में दिया है मोल प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है ना शून्य कोटि वाला, घ में जो दिया है शून्य कोटि,
के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो होता है लीटर, ठीक है, प्रति मोल और सेकंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लीटर, ठीक है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, आप इसको ऐसे भी जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ इसका कोई ऑप्शन जो है दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको राइट आंसर इसका ये है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन में दे रखा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। तो दोस्तों ये जो कार्बिल एमीन वाली अभिक्रिया है, आपने एमीन वाले चैप्टर में इस अभिक्रिया को पढ़ा होगा। और जैसे रेमन टीमन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दुनिया भर की अभिक्रियाएं होती है, ऐसे ही ये कार्बिल एमीन रिएक्शन भी होती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो कहीं ना कहीं आइसोसाइनाइड की बात करता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फिलहाल डे नंबर का आइसोसाइनाइड हो जाएगा। कार्बिल एमीन जो चला जाएगा आइसोसाइनाइड के साथ चला जाएगा, क्या आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दे रखा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सेकंड घटती है, ऑप्शन नंबर थर्ड स्थिर रहती है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको मैं बता दूं, तनुता का मतलब कहीं ना कहीं डाइल्यूट से होता है, क्या तो डाइल्यूट से होता है। और विशिष्ट चालकता का मान, यदि आप किसी विलियन के अंदर पानी मिलाते जाइएगा मतलब उसको तनु करते जाइएगा, तो विशिष्ट चालकता का मान जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो घटना है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा घटती है, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट जो है वो राइट हो जाएगा कि जो विशिष्ट चालकता का मान है तनुता पर क्या होता है वो घटता है। तनुता बढ़ाइएगा तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, और अगर आप विशिष्ट चालकता का मान घटाइएगा तो तनुता का मान जो है वो बढ़ेगा, तो उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, इसका क्या क्वेश्चन में यहां पर जो है लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरे का क्या क्वेश्चन है, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो है यहाँ पर मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। और आपको पता होगा जो मोलों की संख्या होती है वो होती है मात्रा बटे अनुभार। तो दोस्तों अनुभार का मान हमारे पास यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे पास NaCl है। तो इस NaCl की मदद से हम अनुभार पहले निकाल लेंगे, NaCl का अनुभार, ठीक है। अनुभार क्या होता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है क्या, और 35.5, जब आप दोनों को ऐड करिए तो 0.5 और 5 3 8 और 3 2 5, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अनुभार कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। और हमें जो निकालना है मोल, तो मोल बराबर क्या होता है मात्रा बटे अनुभार, मात्रा बटे अनुभार, ठीक है। मात्रा कितना है इसका, ये रखा 58.5, और अनुभार कितना है 58.5, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा एवोगाद्रो संख्या जो होती है 1 मोल बराबर किसके होता है, 1 मोल बराबर होता है क्या, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है आपके पास 1 मोल की जो संख्या है, ठीक है। लेकिन NaCl में जो इकाई की संख्या होती है, या NaCl में इकाई संख्या, NaCl में इकाई संख्या जो होती है वो कितनी होती है भैया, वो होती है 4, ठीक है। बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूला लगा देना है और उसका मान जो है आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया इकाई सेलों की संख्या, ठीक है, इकाई सेलों की संख्या पूछी गई है, और इकाई सेलों की संख्या का मान जो होता है वो कितना होता है, वो कहीं ना कहीं 1 मोल और बटे में क्या आ जाएगा NaCl की संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं NaCl में इकाई सेलों की संख्या,
की संख्या बराबर NaCl के मोल और बटे में आ जाएगा आपका NaCl में इकाई संख्या। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 1 मोल, ये है हमारे पास 6.022 और गुणा 10⁻23 और अपॉन NaCl में इकाई संख्या का मान कितना है, 4 है। तो आप इसको सोल्व करिएगा और सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा लगभग जो आ जाएगा 1.5 गुणा 10⁻23। ठीक है, 1.5 गुणा 10⁻23 इकाई सेल। ठीक है, आप एक बार इसको गुणा भाग करके देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इससे भी बड़ा संख्या मिलेगा, लेकिन आपको जो है ये छोटा सा लिख देना है, ज्यादा लंबा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप चाह रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है भैया कि 3 ग्राम यूरिया को, दिख नहीं रहा है, कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं डेल्टा टीबी का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है क्या कि जल के लिए जो केबी का मान होता है, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान होता है वो दिया है कितना, 0.52 केल्विन। ठीक है, किलोग्राम प्रति मोल, यहाँ पर केबी का मान दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है डेल्टा टीबी का मान निकाल देना है। ठीक है, डेल्टा टीबी का मान, चूंकि डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 गुणा केबी गुणा, ठीक है, बताइए क्या होता है। मैं इसको एक बार सोल्व कर रहा हूं, आप लोग को फिर समझा दूंगा। ठीक है, टाइम कम लगे। तो जो हमारा W का मान है, ये W छोटा W है, तो ये क्या है, विलेय है। और दोस्तों विलेय कौन है, यहाँ पर यूरिया है, क्योंकि 100 ग्राम जल है, 3 ग्राम यूरिया है, तो विलेय कौन हुआ, यूरिया हुआ। और जल क्या हुआ, विलायक। क्यों, क्योंकि जल की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, और जल की मात्रा है ज्यादा, तो जल विलायक। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना M का मतलब है यहाँ विलेय का अनुभार। ठीक है, यानी कि NH2CO NH2। ठीक है, मतलब यूरिया। तो यूरिया का आपको जो है अनुभार यहाँ पर निकाल देना है दोस्तों। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है क्या, तो 14 गुणा प्लस 1 गुणा 2, देखो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा 2। तो पहले आप क्या करिएगा, सबको गुणा कर लीजिएगा, तो 14 गुणा 2 और प्लस 12, 16 और 14। ठीक है, इनको यहाँ तक जो है ऐड कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 12 कितना हो जाएगा, 6 4 10 0 और 2 3 और प्लस है 12। आप जो है इनका टोटल कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, इनका टोटल ये कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका 16 और ये 12 और ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो यूरिया का जो आपका अणुभार आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा छोटे m का मान 60 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इसमें मान रख देना है। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा केबी का मान कितना है, 0.5। मैं इस पूरे डिजिट को नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये 2 को नहीं रख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, W का मान कितना है आपका, छोटा W का मान है 3 ग्राम, क्योंकि छोटा W क्या है दोस्तों, विलेय है, और विलेय कोड है यहाँ पर यूरिया है, तो यूरिया का मान आप यहाँ रख दीजिएगा 3। और यूरिया के लिए जो अणुभार आया है आपका M का मान 60 और W मतलब 100, विलायक है ना, विलायक के लिए क्या है, W का मान 100। तो आपको ये सोल्व कर देना है। तो 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिएगा, 1 पॉइंट से 1 0 और उड़ा दीजिएगा, तो फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा 15 5 या 15 और अपॉन में चला जाएगा 60। ठीक है, और 15 एकम 15, 15 दूनी 35 और ये आ जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 1/4 इसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, केल्विन। आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। 1 को 4 से डिवाइड करिए, 0.02 दूनी
और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास पॉइंट इतने केल्विन जो है डेल्टा टीवी का मान आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको जो है छोटी बड़ी बातें सभी यहाँ पर क्लियर करा दी है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। 11 में क्वेश्चन जो दिया था आपका वो ये है। ठीक है, Zn और Znin इसकी जो सांद्रता है वो 1 मोल है। ठीक है, ऐसे ही आपका कोबाल्ट है, इसकी भी सांद्रता 1 है। तो इस सेल का हमें ईएमएफ ज्ञात करना है दोस्तों। और जबकि जब इस सेल के लिए, ठीक है, ई सेल का जो मान है वो कितना है Zn के लिए, वो इतना है। ये किसके लिए है दोस्तों, ये है आपका जिंक के लिए। और जो आपका कोबाल्ट है उसके लिए जो मान दिया है वो 0.28 दिया है। ठीक है, तो हमें ज्यादा इस क्वेश्चन को, जितना बड़ा ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है, दरअसल इतना बड़ा इसका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, वो एकदम बच्चा क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आपको इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो सेल ईएमएफ का मान होता है, ईएमएफ का जो मान होता है वो होता है E0 कैथोड और माइनस E0 एनोड। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन कैथोड है और कौन एनोड है। आप चाहे तो इस समीकरण को जो है मतलब इनको जो है आप समीकरण के रूप में भी लिख सकते हो, और फिर इस बात का पता लगा सकते हो कि कौन एनोड का काम कर रहा है, यहाँ पर कौन कैथोड का काम कर रहा है। यदि आपको इसका पता हो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो कहीं ना कहीं कैथोड की बात हो रही है, तो भैया कैथोड का मान हमारे पास कहीं ना कहीं 2.8 और माइनस इसका जो मान है 0.76 ये है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 0.76। तो जो भी आप इसको जोड़ के लाइएगा तो वही हमारा जो मान हो जाएगा वो ईएमएफ का मान हो जाएगा। ईएमएफ का मान जो है वो हो जाएगा 8 और 6 14, तो 14 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, 10 का 0 और पॉइंट और 1 आ जाएगा आपका यहाँ, तो 1.04 वोल्ट आपका जो है आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीन भी शॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए। और आप सभी को पता होगा, एकदम मामूली सा क्वेश्चन है, आप जो है इसको तुरंत उखाड़ दोगे। ठीक है, मैं आपको केवल यही से ही बता रहा हूँ, आप लोग केवल इसका जो आंसर है वो समझ लीजिएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। दरअसल जो ब्राउनी है ये एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसका नाम है पूरा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, जो हमारे बायो के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। जो मैथ के बच्चे हैं पता तो उन्हें भी होगा, क्योंकि 9th में कहीं ना कहीं उन्होंने भी थोड़ा सा जो है बायो पढ़ा था, तो कोशिका में केंद्र की खोज किया था, है ना, ये वही वैज्ञानिक हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया दोस्तों, यहाँ इन्होंने ये किया कि विलियन के अंदर जो कोलाइडी विलियन होते हैं उनके अंदर एक टेढ़े मेढ़े ढंग से गति होती रहती है। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े ढंग से गति होती रहती है। मान लीजिए मेरे पास एक ये बर्तन है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर जो है विलियन भर रखा है, तो उनके अंदर टेढ़े मेढ़े ढंग से, यानी कि जो इसके पार्टिकल है, अणु है, उनमें एक टेढ़े मेढ़े ढंग से जो है गति होती रहती है। ये अणु है, मान लीजिए ये पहले वहां गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ठीक है, इस तरीके से गया, फिर ये ऐसा है। तो इसी गति को दोस्तों हम कहते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर तीर का निशान भी लगा सकते हो। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वहां पे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इसी तरह गति को हम दोस्तों ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, आप अपने पास से भी इसमें जो है बनाकर लिख सकते हो कि टेढ़े मेढ़े ढंग से जो गति होती है, लेकिन सीधी गति होती है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको जो है इतनी इस ऐसे क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा तीसरे का क्या क्वेश्चन है वो देखिए जरा क्या कहता है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा कोलराउस नियम पूछ रहा है। तीसरे का क्वेश्चन है कोलराउस नियम, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ नहीं दिया है, केवल कोलराउस नियम की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपको नियम केवल लिख देना है। तो आपको मैं बताता हूँ, अनंत अनुता पर जो तुल्यांक चालकता होती है वो धनायन के लिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए उनका क्या होता है भैया, उनका योग होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। कोलराउस
नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। और अगर आप एग्जाम में ये लिखते हो ना तो इससे भी जो है आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप नियम भी लिख सकते हो। देखिए भाई, इससे ज़्यादा कोई नियम जो है आपको नहीं बता सकता है, ठीक है। एकदम सिंपल नियम मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको तुरंत पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता मतलब अनंत, इन्फिनिटिव, यानी कि जिसकी तनुता अनंत हो, ठीक है। अनंत का मतलब तो आप समझते होंगे, अनंत का मतलब अनंत ही है कि जिसकी कोई लिमिट ना हो या अनलिमिटेड। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है अनंत तनुता पर धनायन, यानी कि अनंत तनुता पर क्या, धनायन और ऋणायन, ठीक है। ऋणायन अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होती है, मतलब इन दोनों का जो योग होता है, ठीक है। देखो योग वाली बात यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो धनायन और ऋणायन अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होती है, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हो। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं जरा इसको भी। हमारा तीसरे ख क्वेश्चन कह रहा है आर्गन के दो उपयोग लिखिएगा, ठीक है। तो आर्गन क्या होता है, इस शून्य ग्रुप का एक तत्व है दोस्तों। जैसे कि शून्य ग्रुप में इसके साथ कौन कौन रखे गए हैं आपको पता होगा। सबसे पहले बात करते हैं हीलियम, नियोन, ठीक है। और इसके बाद आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है। समझ में है कि नहीं। तो ये तत्व कौन है, ये शून्य समूह के तत्व है, इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपसे केवल आर्गन के उपयोग पूछे जाएंगे, आपसे जीनोन के उपयोग भी पूछे जा सकते हैं, रेडॉन के उपयोग भी पूछे जा सकते हैं, हीलियम के उपयोग भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ये है आर्गन के दो उपयोग लिखिएगा। तो आर्गन का पहला उपयोग आप लिख सकते हो कि इसका जो मिश्रण है वो नाइट्रोजन के साथ किसमें किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसके बाद आप दूसरा उपयोग लिख सकते हो कि निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, ठीक है, मतलब ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में जो निष्क्रिय हो, ठीक है। तो दोनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट की दोष को उदाहरण देकर समझाओ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है नंबर मैं यहीं पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट की दोष है, शॉर्ट की दोष को उदाहरण देकर समझाओ, ठीक है। तो शॉर्ट की दोष को उदाहरण देकर जो है हमें यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की यहाँ पर जो है जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं कि शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर से ठोस अवस्था वाले पार्ट से रिलेट करता है। इसका डेफिनेशन में लिख रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि इसका डेफिनेशन मैंने जो है एक ही लाइन में लिख दिया है, क्या कि वह दो जिसमें क्रिस्टल से धनायन एवं ऋणायन, ठीक है, दोनों समान संख्याओं में अपने स्थान से जो है विलुप्त होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे AgBr है, ठीक है, मान लीजिए जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट की दोष होता है, फ्रेंकल दोष भी होता है। तो फिलहाल हम केवल शॉर्ट की दोष की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जितना आपका धनायन जाएगा उतना ही आपका ऋणायन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इनका घनत्व घटेगा और ना ही इनका घनत्व जो है वो बढ़ेगा। मतलब वे केवल अपने स्थान से अलग हो रहे हैं, जितने धनायन गए उतने ही ऋणायन गए, ठीक है। ये नहीं है कि कोई जो है धनायन चला गया या फिर ऋणायन चला गया। तो केवल आपको शॉर्ट के दोष में इतना बात जो है ध्यान रखना है, क्या कि धनायन व ऋणायन दोनों संख्या में मतलब धनायन की भी और ऋणायन की भी दोनों की संख्या सेम होती है, ये तभी विलुप्त होते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम एक ही लाइन का यहाँ पर मैंने इसका जो डेफिनेशन है वो लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, देखिए जरा। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि राउल्ट का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन लिखिएगा, ठीक है। तो एक ये राउल्ट का नियम ना दो तरह का होता है, एक तो वाष्पशील के लिए, एक है वाष्पशील के लिए। फिलहाल आपसे पूछा गया है वाष्पशील आपेक्षिक अवनमन के लिए, तो आपको वही यहाँ पर नियम लिखना है। उसका चाहे तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको राउल्ट का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऐसे ही कोलराउस का नियम है और ऐसे ही राउल्ट का नियम है, ये दोनों ही जरूर आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जरा राउल्ट का नियम क्या कहता है भैया। अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभावी के बराबर होता है, ठीक है। बड़ा अजीब लग रहा है ना, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से।
दरअसल जो हमारा दाब होता है ना वो कहीं ना कहीं मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर एक नियम और उठता है इसी चैप्टर में, हेनरी का नियम, जो विलेयता से जो विलेयता होती है ना, तो विलेयता से संबंधित है हेनरी का नियम। तो कई बार एग्जाम में हेनरी का नियम भी पूछा जाता है, तो आप उसको भी जरूर पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए जो वाष्पशील वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है विलयन में विलेय के मोल प्रभार के बराबर होता है। तो आप ये एक्स देख रहे हो ना, ये काई है, क्या है ये, काई है। और काई बराबर क्या होता है, विलेय के मोल यानी कि n/n और प्लस कैपिटल N, यानी कि विलेय के मोल और विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल यानी कि विलयन के मोल। ठीक है, तो ये काई क्या है, ये एक्स नहीं है, ये काई है, ध्यान रखिएगा, काई, मैं यहां लिख रहा हूं काई। ठीक है, तो आप चाहे तो अब इस पूरे पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं कि भाई इतना आसान क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का, क्या है, संक्रमण तत्वों की परिभाषा लिखो और इनके अनुचूम के लक्षण का कारण भी लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अनुचूम के और प्रतिचूम के लक्षण का कारण है वो तो आपको पता होगा भी, और नहीं भी पता होगा तो मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप कभी भूलने वाले नहीं हो। लेकिन आपको जो है इसकी पहले क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है संक्रमण तत्व। तो जरा आप एक बात बताइए, जो हमारे संक्रमण तत्व है वो कौन से ग्रुप के तत्व है, एस, पी, डी या फिर एफ। तो जहां तक आपको पता भी होगा कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व है ना उन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है उन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में और एफ ब्लॉक से ठीक ऊपर, देखो जरा मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रतीक दिखाता हूं जहां पर ये रखे गए हैं। ये मान लीजिएगा आपके पास क्या है, ये आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो ग्रुप है, कौन, एस ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, पी ब्लॉक। कितनी है, 6, यहां से लेकर यहां तक की 6 कक्षाएं हैं। और यहाँ पर 2 श्रेणियां हैं जिनमें 14 तत्व है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। और ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक। और इन्हीं डी ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका कितना आसान डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्या, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। चूंकि ये हमारे एस और पी के बीच में रखे गए हैं, अभी आपने देखा इधर एस था, इधर पी था और बीच में डी था, तो इसीलिए अब इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या, इस क्वेश्चन में 2 फेज थे, पहला फेज का आंसर जो है हमारा हो चुका है और इनके अनुचूम के लक्षण का कारण भी हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको मैं बता दूं अनुचूम के कब होता है, जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हो, तो वो होता है हमारा अनुचूम के। ठीक है, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रतिचूम के। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यदि अनुचूम के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब अनुचूम के, और अगर यदि युग्मित, इसको भी लिख दीजिएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तब प्रतिचूम के इनका व्यवहार होता है। चुंबकीय गुण का सूत्र भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चुंबकीय गुण का सूत्र क्या होता है। जो म्यू बराबर अंडर रूट वाला सूत्र होता है ना, वो आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा दोस्तों कि इसका जो यूनिट है चुंबकीय गुण को हम किस में नापते हैं, किस में चेक करते हैं, क्या इसका मात्रक होता है। ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या मजेदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एथिलेमीन बनाने की एक समीकरण लिखिए और इसकी क्रिया नाइट्रस अमन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच से कराइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसका समीकरण लिख दे रहा हूँ, फिर आपको जो है समझा दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोई हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है। ठीक है, तो हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया हम इसको यहाँ पर
कह सकते हैं। ठीक है, तो C2H5CO NH2 मैंने यहाँ पर एक एमाइड लिया है और इस एमाइड का मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ जो है यहाँ पर गर्म करूंगा। ठीक है, फिर भी अगर अभिक्रिया आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर इसका डिटेल जो है अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, तो वहां पर आपको जो है इसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा समझा दूंगा कि किस एटम ने, किस इलेक्ट्रॉन ने किस तरीके से अभिक्रिया की हुई होगी। लेकिन अभी हमारे पास ये क्वेश्चन केवल 2 मार्क का है, तो इसलिए मैंने इसके अभिक्रिया जो है डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको क्रिया विधि लिखने की समझने की फिलहाल जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट, कोई साथी जो है इसकी पूरी डिटेल जानना चाह रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसका पूरी डिटेल का वीडियो भी बना सकूं। ठीक है, तो अभी मैंने अभिक्रिया को बैलेंस भी कर दिया है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो अभी समझिएगा जरा, कार्बन के कितने हैं अणु, 2 और एक ये 3 है, तो वहां पर भी मैंने उसी हिसाब से 2 और एक 3 को निकाल दिया। और हाइड्रोजन के अणु हमारे पास कितने हैं, 5 और 2 7। ठीक है, 7 और 4 11 हो जाएंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु भी पूरे हो चुके हैं। और जो हमारे क्या है, नाइट्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन का भी 1 है, यानी कि एथिल एमीन यहाँ पर दोस्तों बन गया है, एथिल एमीन। और इसको हम हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ जो है हमें एथिलेमीन की क्रिया को कराना है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल दोस्तों हमें मिल रहा है, और यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि जो हमारे पास यहाँ OH है, ठीक है, OH यहाँ से हमें OH मिलता है, और इसका एक O जो है अलग हो जाता है और N के साथ रहता है। ठीक है, और ये OH जो है यहाँ अटैक करता है, तो ये C2H5OH बनाता है। लेकिन आपको जो है इसकी क्रिया विधि समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप केवल इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ HNO2 से जो OH मिला उसने यहाँ अटैक किया होगा। ठीक है, तो आपको इतना फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH से क्रिया कराने पर क्या होगा। तो जब आप क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, तो जब आप क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराइएगा किसकी, एथिल एमीन की क्रिया, और KOH भी जो है आप यहाँ पर लेंगे, तो अभी क्रिया जो है ये बैलेंस नहीं हो रही है शायद, तो आप यहाँ पर लगा लीजिए 3, और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपके पास 3 मॉलिक्यूल, और 3 हो जाएगा हाइड्रोजन 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 हाइड्रोजन हो रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास बन रहा है कहीं ना कहीं एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। एथिल आइसोसाइनाइड आपको प्राप्त हो रहा है, मेन प्रोडक्ट में यहाँ एल्कोहल है, यहाँ एथिल आइसोसाइनाइड है, ये नाइट्रोजन है, ये ऊपर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो Cl के कितने हैं, 3, और Cl के 3, और ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इस अभिक्रिया को जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए हमारा जो चौथे का गया क्वेश्चन है, इसमें स्वर्ण संख्या, उपसंयोजन संख्या और आणविकता पर दोस्तों टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल स्वर्ण संख्या तो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो ये स्वर्ण संख्या वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जो है अच्छे से तैयार करिएगा। और ये कहीं ना कहीं बात करता है किसकी, रक्षण शक्ति का व्युत्क्रम होता है, उसी को हम स्वर्ण संख्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। ठीक है, स्वर्ण का मतलब है गोल्ड, सोना। ठीक है, तो उसी को वो क्या होता है, एक तरीके से जो रक्षण कोलाइड होता है उसी का ही ये व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो मैं इसका एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहां से लिख लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण मतलब गोल्ड के कोलाइड विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से बचाती है, मतलब स्कंदन होने से इसकी रक्षा करती है, उसी को कहते हैं स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। ठीक है, अच्छा ये गोल्ड नंबर क्या होता है, ये रक्षण क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उपसंयोजन संख्या की। तो धातु आयन से जुड़े हुए धाता परमाणुओं की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके पास यहाँ ये है CN4। ठीक है, इस तरह से आपके पास कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसंयोजन संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ और भी हो तो वो भी इसमें ऐड होता है, तो ये होती है उपसंयोजन संख्या। लेकिन फिलहाल आपको केवल ये लिखने की आवश्यकता नहीं है,
तो आणविकता की बात करते हैं। इसके बाद किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। मतलब अणुओं की संख्या, नाम से पता चल रहा है कि आणविकता की अगर बात होती है तो अणुओं की संख्या की बात हो रही है। मान लीजिए आपके पास H और I ये है, यानी कि H2 और IT ये है। अगर आप इनको गर्म करिएगा तो ये क्या बनाएंगे, 2HI बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी है, 2 है। फिलहाल आप ध्यान रखिए, अगर बात अभिक्रिया की कोटि की होती है तो वो अलग चीज है, ठीक है। उसका जो साधारण परिवर्तन है वो उस पर डिपेंड करती है, अभिक्रिया के साधारण परिवर्तन पर। लेकिन ये क्या है, आणविकता केवल अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ठीक है, एक ये और एक ये, तो इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक ही जैसे H2O2 है, उसको आप अकेले गर्म कर रहे हो तो उसकी जो आणविकता है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब के लिए जो है सूत्र हमें यहाँ पर निकालना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो है बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको प्रत्येक पद आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो समझिएगा। मान लीजिए, माना एक अभिक्रिया है, देखो अभिक्रिया पे आ रही है सीधे, एक अभिक्रिया है और ये ए से बी बना रही, या फिर आप समझ लीजिए ए से बी और सी बना रही, या तो भाई एक कंपाउंड बना रही हो, या 2 बना रही हो, 3 बना रही हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपकी समझ में आया। मान लीजिए, माना प्रारंभ में, ठीक है, ये प्रारंभ में जो इसकी मात्रा है वो ए है। भाई अगर मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पदार्थ है, ठीक है, और आप इसको गर्म करने वाले हो, मतलब गर्म नहीं किया, अभी गर्म करने वाले हो, तो इसका कुछ थोड़ा ही बन जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास समझ लीजिए कोई रसगुल्ले का मटेरियल है, ठीक है, यानी कि मावा वगैरह है, जब आप उससे रसगुल्ले नहीं बनाइएगा तो वो उसी कंडीशन में रखा रहेगा। लेकिन जब उससे बनाने शुरू करिएगा तो मावा खत्म होता चला जाएगा और रसगुल्ला बनना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि टाइम शुरू हो जाएगा। पर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए ए की जो अभिकारक की मात्रा है वो प्रारंभ में ए थी, तो प्रारंभ में क्या थे, 0। क्यों, क्योंकि ये तो प्रारंभ में बने ही नहीं थे। भाई स्टार्टिंग में कोई डायरेक्ट कोई मेन प्रोडक्ट थोड़ा बन जाएगा, कुछ समय तो लेगा ही। तो प्रारंभ की बात हो रही है, तो प्रारंभ में इसकी मात्रा तो थी ए, लेकिन ये कुछ भी नहीं बना। पर टी समय बाद क्या हुआ, टी समय बाद ये जो ए है ना, ये कुछ ना कुछ बन गया। मान लीजिए टी समय बाद ये एक्स बन गया, ये भी एक्स बन गया। लेकिन जब ये एक्स और एक्स बना तो ये फिर कितना रह जाएगा, ये यू रह जाएगा क्या, a माइनस एक्स। भाई देखो आपके पास ये कोई पदार्थ है a, ठीक है, चलो मैं इसको लेता ही, देखो मैं केवल इसी को ले रहा हूं, a को मैं b में बदलना। तो प्रारंभ में जो इसकी मात्रा थी वो तो थी कुछ ना कुछ, यानी कि a थी, लेकिन b का मान 0 बना, शुरू में कुछ नहीं बना यानी कि। ठीक है, थोड़ी देर बाद यानी कि t समय बाद हमें पता चला कि b कुछ ना कुछ बन गया, और मान लीजिए b x बन गया। ठीक है, b का जो मान है वो किस में बदल गया, x में बदल गया। तो ये कितना रह गया होगा, इस a में से आप इसको घटाइएगा तो इतना मान आपका रह जाएगा। तो आपकी समझ में आया कि नहीं आया इतना। अब हमें ये पता चला प्रयोगों के आधार पे कि जो इसका साधारण परिवर्तन है, साधारण परिवर्तन जो है वो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये जो हमारा ये है साधारण परिवर्तन, ये dx अपॉन dt और अनुक्रमानुपाती a माइनस एक्स। और ये अगर आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाइएगा ना तो यहां से कांस्टेंट निकलता है, मतलब dx अपॉन dt बराबर k इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, इतना तो क्लियर है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिएगा, दोनों ओर का समाकलन करिएगा, लेकिन इससे पहले जो है इस dt को इधर भेज दीजिए, क्योंकि इधर आपके पास कोई समाकलन कांस्टेंट नहीं है, सब कोई समाकलन के चांस नहीं है। तो पहले आप इस dt को इधर भेजिएगा और a माइनस एक्स को इधर लाइएगा। तो देखिए dx अपॉन a माइनस एक्स और k इंटू dt। अब आप इसका क्या करिएगा, दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ओर
समाकलन करने पर। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं dx अपॉन a माइनस एक्स। एक काम करो, इसका दोनों ओर का समाकलन यही कर दो, तो आपको पता होगा कि जो k है इसका कोई इफेक्ट नहीं इस पर होगा, तो समाकलन का सिंबल dt के साथ चला जाएगा। मतलब इसको भी यूं ही रखो और बराबर क्या है k इंटू समाकलन और dt। और आपको पता होगा कि इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा क्या कि माइनस log a माइनस एक्स के टी और c, तो माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर के टी और प्लस c। c क्या है दोस्तों? समाकलन स्थिरांक है, जहां c क्या है? समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक है, समाकलन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, जब आपके पास जो x का मान है वो क्या रखिएगा, आप x का मान भी 0 रखिएगा और जो समय है उसका मान भी 0 रखिएगा। तो रखते हैं, देखो यदि x बराबर 0, इसको यहां में e लिखता हूं, log e। यदि x बराबर 0 और t बराबर भी क्या है 0 है, तब आप माइनस के log e और a माइनस 0 और इसको मान लीजिए आप एक समीकरण नंबर। ठीक है, इसके भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और बराबर k गुणा t का मान है 0 प्लस c। तो दोस्तों c का मान आपको मिल जाएगा माइनस के log e और a। आपको एक समझ में आ गया होगा। देखिए k की गुणा 0 में करेगा तो 0, और तो c बराबर क्या आ जाएगा, a में से 0 घटाइएगा तो a, तो माइनस के log e आपको मान मिल जाएगा। अब ये c का मान आप यहां से उठाइएगा और यहां रख दीजिएगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखो माइनस के log e और a माइनस एक्स और बराबर के टी प्लस क्या माइनस लगेगा, क्योंकि ये c का मान माइनस का है ना, इसलिए तो log e a। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब आप ऐसा करिएगा कि जो आपका ये जो के टी है, इस माइनस के log e को इसके पास भेज दीजिएगा। ठीक है, और ये माइनस का है तो डरा के क्या बनेगा, ये प्लस का बन जाएगा। देखो तो आपका जो है, इसको मैं के टी को साइड में लिख रहा, के टी बराबर माइनस के log e और a माइनस एक्स और प्लस, क्योंकि इधर भेजा ना हमने इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो log e a। ठीक है, अगर आप इसका चिन्ह बदलते हो तो प्लस वाले को इधर रख लो, माइनस वाले को इधर रख लो, तो बीच में आपका माइनस हो जाएगा। क्या यहां तक दिख रहा है आपको? ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, के टी बराबर, तो log e a प्लस सॉरी माइनस, ये log e माइनस का है ना ये वाला, तो मैं इसको इधर रख रहा हूं, तो माइनस log e और a माइनस एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। और आपको पता होगा क्या कि जो आपका, चूंकि log a माइनस log b जो होता है वो कहीं ना कहीं log a अपॉन b होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, तो log a माइनस log b, तो ये b का मान पूरा है और वो हमारे पास सूत्र होता है। तो आप के टी को जुगा तो रखिएगा, तो के टी बराबर, तो ये हो जाएगा log e अपॉन ऊपर a और नीचे b, और b का मान है ये पूरा का पूरा, तो a माइनस एक्स। ठीक है, ये मान हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इसको e को जो है ना, log e को जब आप चेंज करिएगा log 10 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 और ये log बन जाएगा log 10। ठीक है, यानी कि e का आधार जो है, जब आप इसको log 10 में कन्वर्ट करिएगा तो इसमें जो गुणा करिएगा आप 2.303 log 10 की गुणा आप इसमें करिएगा, तो के टी बराबर 2.303 और log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है,
या आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हमें वेग स्थिरांक का सूत्र चाहिए था, यानी कि के का चाहिए था। के बराबर 2.303 और अपॉन टी और log a log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला मिल जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का, ठीक है। और आपको पता होगा स्थानांतरण परिवर्तन ग्राम प्रति लीटर जो भी है, लेकिन यहाँ टी जो है वो समय है, टी समय बाद है ना, टी क्या है, समय है। तो समय का मात्रक होता है सेकंड, और ये बटे में आप के का मात्रक लिखोगे, के का मात्रक। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/समय, और समय क्या होता है 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों सेकंड इनवर्स। तो कई बार एग्जाम में केवल ये इसका मात्रक ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उस पर भी जरूर काम करूंगा दोस्तों, आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके जो आगे क्वेश्चन है हम इसका सेकंड वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तभी आपको जो है ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर इसके सेकंड भाग में मुलाकात होगी। ओके बाय।